नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। क्या आपने कभी सोचा कि एक ही काम करने पर भारत को सजा और वही काम करने पर चीन को छूट क्यों मिलती है? रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर यही हुआ है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को चेतावनी दी कि अगर वो रूस से तेल खरीदेंगे तो उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। भारत इसका बड़ा उदाहरण बना है, जिस पर पहले 25% और बाद में 50% तक अतिरिक्त टैरिफ का दबाव डाला गया। लेकिन जब चीन ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीदना शुरू किया, तब अमेरिका ने कोई भी बड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक ऊर्जा राजनीति को समझना होगा। साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिनका सबसे बड़ा निशाना रूस का तेल निर्यात था, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तेल और गैस से होने वाली आय है। अमेरिका चाहता था कि दुनिया के देश रूसी तेल खरीदना बंद करें ताकि रूस की आय कम हो और उस पर युद्ध रोकने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन यहाँ एक बड़ी वास्तविकता सामने आई। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है और उसका तेल छूट पर मिलता है। इसलिए ऊर्जा आयात पर निर्भर देश इसे पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। भारत और चीन जैसे बड़े आयातक देशों ने सस्ते रूसी तेल की खरीद जारी रखी, क्योंकि उनके लिए ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक स्थिरता से सीधे जुड़ी है। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाकर संदेश देने की कोशिश की कि रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इसी दौरान चीन ने अवसर देखा और उसने रूसी तेल आयात को तेजी से बढ़ा दिया। ऊर्जा ट्रैकिंग रिपोर्टों के अनुसार चीन का रूसी तेल आयात लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है, जो रिकॉर्ड स्तर है। यानी जो तेल भारत कम खरीद रहा था, उसका बड़ा हिस्सा चीन खरीदने लगा है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि अमेरिका चीन पर वही दबाव क्यों नहीं डाल पाया जो उसने भारत पर डाला। इसका उत्तर वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति और शक्ति संतुलन में छिपा है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका का उसके साथ लगभग 700 अरब डॉलर का व्यापार है। यदि अमेरिका चीन पर भारत जैसा प्रतिबंध या फिर टैरिफ लगाता तो इसका मतलब होता दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सीधा आर्थिक टकराव या फिर व्यापार युद्ध। इससे वैश्विक सप्लाई चेन टूट सकती थी, अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होता, डॉलर कमजोर पड़ सकता था और अमेरिका में भी महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता था। यानी चीन पर कड़ा प्रतिबंध लगाना अमेरिका के लिए खुद आर्थिक जोखिम बन सकता था। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नियम सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होते, बल्कि शक्ति और आर्थिक निर्भरता के अनुसार बदल जाते हैं। मध्यम सरकार या फिर मध्यम आकार की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालना अपेक्षाकृत आसान होता, लेकिन वैश्विक महाशक्ति पर वही दबाव लागू करना महंगा पड़ सकता है। यही कारण है कि रूस से तेल खरीद के मामले में भारत पर टैरिफ लगा, जबकि चीन पर अमेरिकी अपेक्षाकृत शांत रहा। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिद्धांत भी सामने आता है। वैश्विक राजनीति में नैतिकता से ज्यादा महत्व आर्थिक शक्ति और रणनीतिक निर्भरता का होता है। जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा नीति स्वतंत्रता। भारत के लिए ये घटना एक महत्वपूर्ण संकेत भी है कि ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक राजनीति में आर्थिक ताकत सीधे रणनीतिक स्वतंत्रता तय करती है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था और बाजार इतने बड़े हों कि दुनिया उससे जुड़ी हो, तब उस पर दबाव डालना मुश्किल हो जाता है। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो अमेरिका का रवैया केवल रूस विरोधी नीति नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन की वास्तविक राजनीति को दर्शाता है। जहां दबाव डालना संभव था, वहां टैरिफ लगाए गए। जहां आर्थिक जोखिम बढ़ा था, वहां चुप्पी साधी गई। यही वैश्विक शक्ति राजनीति का व्यवहारिक चेहरा है, जिसमें देशों के साथ व्यवहार उनके आर्थिक और रणनीतिक महत्व के आधार पर बदलता है। भारत रूस तेल मुद्दे को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भारत रूस से कितना तेल खरीदता था और इससे उसे क्या फायदा होता था। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, कुल आयात का लगभग 1 से 2%। लेकिन 2022 के बाद स्थिति तेजी से बदल गई। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस ने अपना तेल सस्ते दाम पर एशिया को बेचना शुरू कर दिया।
भारत ने इसे अवसर की तरह लिया और 2023 और 24 तक रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया और भारत के कुल आयात का लगभग 35 से 40% हिस्सा रूस से आने लगा। मात्रा के हिसाब से करीब 15 से 20 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था। इसका सीधा फायदा भारत को यह हुआ कि उसे वैश्विक बाजार से 5 से 15 डॉलर प्रति बैरल तक सस्ता तेल मिला, जिससे देश का आयात बिल कम हुआ, महंगाई नियंत्रण में रही और पेट्रोल डीजल कीमतों पर भी दबाव कम पड़ा। अब सवाल ये है, अगर भारत रूसी तेल कम या फिर बंद कर दे तो नुकसान कितना होगा? इसका असर 3 स्तर पर पड़ेगा। पहला, आर्थिक, भारत को वही तेल मध्य पूर्व या फिर अन्य स्रोतों से महंगे दाम पर खरीदना पड़ेगा। यदि औसतन 8 से 10 डॉलर प्रतिदिन बैरल ज्यादा कीमत मानी जाए और भारत लगभग 45 से 50 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात करता है, तो सालाना अतिरिक्त लागत अरबों डॉलर में जा सकती है। दूसरा असर घरेलू ईंधन की कीमतों पर होगा। कच्चा तेल महंगा होने पर पेट्रोल, डीजल, गैस और परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। तीसरा असर चालू खाता घाटे और रुपए पर पड़ेगा। ज्यादा आयात बिल का मतलब विदेशी मुद्रा की अधिक मांग, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए भारत के लिए सस्ता रूसी तेल सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का साधन बन गया था। अब बात सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, रूस से तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो देखिए, अमेरिका ने औपचारिक व्यापक प्रतिबंध तो भारत पर नहीं लगाए, लेकिन दबाव और टैरिफ नीति का इस्तेमाल जरूर किया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने साल 2025 में भारत पर अतिरिक्त टैरिफ दबाव की घोषणा की, जिसे रूस से तेल खरीद से जोड़कर देखा गया। हालांकि ये पूर्ण आर्थिक प्रतिबंध नहीं था, बल्कि व्यापारिक दबाव का संकेत था ताकि भारत रूसी तेल आयात घटाए। भारत ने इस पर संतुलित रणनीति अपनाई। उससे न तो रूसी तेल पूरी तरह से छोड़ा और न ही सार्वजनिक रूप से अमेरिका का विरोध किया। भारत ने कहा कि वो ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार परिस्थितियों के आधार पर करता है। साथ ही भारत ने आयात स्रोतों में विविधता भी बढ़ाई, यानी रूस के साथ साथ मध्य पूर्व अमेरिका और अफ्रीका से भी तेल खरीद जारी रखी, ताकि किसी एक स्रोत पर निर्भर न रहे। व्यवहार में भारत ने 3 कदम उठाए। पहला, छूट वाले रूसी तेल का अधिकतम लाभ लिया ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। दूसरा, भुगतान और बीमा तंत्र को वैकल्पिक मार्गों से समायोजित किया ताकि पश्चिमी प्रतिबंधों का तकनीकी असर कम हो। तीसरा, वैश्विक मंचों पर यह स्पष्ट किया कि ऊर्जा खरीद को भू राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए, यानी भारत ने रूस से तेल खरीद पर कोई एक्शन नहीं बल्कि इसे जारी रखा, लेकिन संतुलन के साथ। निष्कर्ष रूप में समझे तो रूस से तेल भारत के लिए सस्ता ऊर्जा स्रोत था, जिससे महंगाई और आयात बिल्कुल नियंत्रण रखा जा सकता था। इसे अचानक छोड़ने से भारत को अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ, ईंधन महंगाई और आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है। इसलिए भारत ने रणनीतिक रूप से रूसी तेल खरीद जारी रखी है, जबकि अमेरिका के दबाव को कूटनीतिक संतुलन से संभाला है। यही कारण है कि भारत ने ना तो पूरी तरह रूसी तेल छोड़ा और ना ही पश्चिमी दबाव के सामने झुका, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संतुलित विदेश नीति अपनाएगी। रूस से तेल खरीद जारी रखकर भारत ने एक संतुलित संदेश दिया है कि वो वैश्विक साझेदारियों का सम्मान तो जरूर करता है, लेकिन अपनी आर्थिक जरूरतों से समझौता नहीं करता। साथ ही भारत ने आयात स्रोतों में विविधता बनाए रखकर ये भी दिखाया कि वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आने वाले समय में भी भारत की नीति यही रहने की संभावना है कि जहां सस्ता और स्थिर तेल मिलेगा वहां से खरीद जारी रहेगी, अब चाहे वो रूस हो, मध्य पूर्व हो या कोई अन्य स्रोत। इस पूरे परिदृश्य का बड़ा निष्कर्ष यही निकलकर सामने आता है कि वैश्विक राजनीति के बीच भी भारत ने ऊर्जा को रणनीतिक संपत्ति की तरह संभाला है। रूस से तेल खरीद का फैसला केवल व्यापारिक नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, महंगाई नियंत्रण और विकास की निरंतरता से जुड़ा हुआ निर्णय है। और फिलहाल भारत इसी संतुलित ऊर्जा कूटनीति पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।